बाहर सैर करने गए हुए थे। अच्छा, अच्छी गुजर गई। ठीक है। तो अब आप लोगों का कोई प्लान है वापस आने का कि नहीं? उदास तो नहीं हो गए वैसे ना से? No. Okay, so are you satisfied with this kind of online learning system, or it's better to have a one-to-one conversation like we used to have in the lecture theaters? 114 में से मुझे किसी का आंसर नहीं आ रहा. Are you satisfied? No other choice. वैसे ना so उदास नहीं हुए. But do you think will you be able to pass the exam with this kind of teaching, online learning system, or one-to-one was much better than this? Well, आप लोग suggestions दे सकते हैं कि हम इसको और किस तरीके से बेनिफिशियल बना लें आपके लिए, ताकि वी डोंट नो कि ये कितना लंबा चलेगा, तो हमें पता हो कि अगर ये इसी तरह ये भी कुछ अर्सा और चलना है, तो आप हमें सजेशंस दे सकते हैं कि इसको हम और किस तरीके से अच्छा करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेनिफिट हो सके. ठीक है. ओके, सो लास्ट टाइम हम जो है स्ट्रेस कर रहे थे, और स्ट्रेस का अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था. सो एक दफा थोड़ा सा जल्दी से उसका रिकैप देख लेते हैं. सो एनीवन हु कैन डिफाइन स्ट्रेस और टेल मी व्हाट स्ट्रेस मींस एक्चुअली. थोड़ा सा रिकैप कर लें, जल्दी जल्दी बताइएगा. व्हाट इज स्ट्रेस? व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस? Hurry up. Where is the class? 122 people are over there. What do you mean by stress? Body's reaction to unsuitable situations. Agreed. और इसके अलावा कोई बता सकता है? Physical and psychological burden. True. So basically, wear and tear, the rate of wear and tear caused by life. ठीक है. Behavior we adopt to cope with the stress, mental or physiological pressure. Agreed. So we can say that when there's a disparity or imbalance between the uh, external demands and the individual's capability to cope with the demands, then what happens? The imbalance is created physiologically and psychologically in the body. ठीक है. So इसको आप stress कहते हैं. और अगर वो word stress जो है, we can use this word when we express some psychological pressure or some physiological problem in the body. ठीक है. So this is basically stress. There are different kinds of stress. बता सकते हैं कि कौन कौन से stresses होते हैं, मतलब how do we categorize stress? Acute and chronic. ये acute and chronic are basically devised on the basis of timeline. Acute जो कि बिल्कुल फौरन एक वैसी चीज हो जाए, और chronic जो कि एक long term हो. और इसके अलावा how can you divide stress into different types? एक तो acute और chronic की फॉर्म में हम इसको categorize करते हैं, और इसके अलावा कैसे करते हैं?
physiological, good stress and bad stress. Remember that? Yes. तो गुड स्ट्रेस का और क्या नाम है? यू स्ट्रेस. एंड बैड स्ट्रेस को क्या कहते हैं? डिस्ट्रेस. तो गुड स्ट्रेस में क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय गुड स्ट्रेस? स्ट्रेस का गुड हो सकता है? हाउ द स्ट्रेस कैन बी गुड? और यू स्ट्रेस जो है उसके अंदर क्या होता है? It motivates us to do something, it pushes us to do something, it stimulates us to achieve our goal. Exactly. और distress, जो bad stress है, जो कि आपकी कैपेबिलिटी से एक्सीड कर जाए, ठीक है ना, एग्जॉस्टिंग होता है. एग्जैक्टली. सो ये तो दो डिफरेंट हमने कैटेगरीज देख ली. एक तो अकॉर्डिंग टू द ये टाइम पीरियड देख लिया, और एक हमने उसकी जो देख ली कि वो किस तरह से हमें, कौन सा स्ट्रेस हमें मोटिवेट कर रहा है और कौन सा हमें एग्जॉस्ट कर रहा है. एक और है कि पॉजिटिव फैक्टर की बेस पे भी आप स्ट्रेस को डिवाइड करते हैं टू टाइप्स के अंदर, ठीक है. एक होता है फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस और एक होता है साइकोसोशल स्ट्रेस. तो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस जो है, इट इज बेसिकली कॉज्ड बाय द फिजियोलॉजिकल थिंग्स. जिसका फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारी कौन कौन सी है, और हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन सी है? कार्डियोवैस्कुलर नीड्स, हंगर, एग्जैक्टली. और टेम्परेचर, हार्मोनल, ड्रिंक, वाटर, ठीक है, नॉइज, ठीक है, डिजीज, ये जितनी भी सारी चीजें हैं जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, ठीक है. रेस्पिरेटरी, ऑक्सीजन का मसला हो गया है, हमें, हम सांस नहीं ले पा रहे, तो ये जितनी भी पॉजिटिव अगर चीजें फिजियोलॉजिकल रिलेटेड हों तो उसे हम फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है. आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं हो रही, ठीक है, आपकी जितनी कैपेबिलिटी है उसके मुताबिक वो चीज़ें नहीं आ रही, ठीक है, तो उसको आप फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस कहते हैं. बट इफ द कॉजेटिव फैक्टर इज साइकोसोशल, either it's psychological factor or it is psychosocial, but it's a social factor, ठीक है. जैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं जो आपको स्ट्रेस कॉज कर सकते हैं? साइकोलॉजिकल फैक्टर कौन सा हो सकता है जो दैट कैन बी अ कॉज ऑफ स्ट्रेस? लो सेल्फ एस्टीम, एग्जैक्टली. और सोशल फैक्टर्स जो होते हैं जो कि हमारी सोसाइटी से रिलेटेड हैं, फॉर एग्जांपल आजकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट है या जॉब स्टेबिलिटी है, ठीक है. क्योंकि जॉब्स नहीं है लोगों के पास, लोग ले ऑफ हो रहे हैं, और क्या कहते हैं, या उनकी पेज जो है डिडक्ट की जा रही है, ठीक है. तो दैट इज वन पॉजिटिव फैक्टर ऑफ स्ट्रेस, सोशल फैक्टर ऑफ स्ट्रेस, ठीक है. इस तरह से कोई और लाइफ इवेंट, फॉर एग्जांपल ब्रेकअप है, मैरिज है, रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सोशल फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेस कॉज करेंगे. तो वो आपने ये याद रखना है कि यू कैन डिवाइड स्ट्रेस ऑन ऑन थ्री डिफरेंट डोमेन्स, ठीक है. एक हमने बात की कि जी गुड स्ट्रेस एंड बैड स्ट्रेस, ठीक है. एक तो ये तरीका हो गया स्ट्रेस को डिवाइड करने का. एक हो गया कि जिसमें हमने अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड कर लिया, एक्यूट एंड क्रॉनिक. स्टिग्मास, एग्जैक्टली, स्टिग्मास भी सोशल फैक्टर्स के अंदर आते हैं, और ये सोशल स्ट्रेस जो है साइकोसोशल स्ट्रेस कॉज करेगा, ठीक है. और थर्ड चीज जो है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव फैक्टर, कि अगर तो फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो वो स्ट्रेस कॉज करती है, तो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होगा. और अगर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से, साइकोलॉजिकल फैक्टर जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, या सोशल फैक्टर है, इन दोनों को हम कंबाइन करके साइको सोशल फैक्टर्स बनाते हैं, तो ये साइको सोशल स्ट्रेस बन जाता है. सो नाउ वी हैव, now we know that there are three main categories on the basis of stress can be divided into different types, ठीक है. अच्छा, एक चीज मैंने, अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम की. वो क्या चीज थी? व्हाट वाज दैट जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम? बस अपने वर्ड्स में कुछ भी बता दें कि आपको क्या समझ आई थी. Alarm, resistance, exhaustion. There are three phases of general adaptation syndrome. Number one is alarm resistance. What it is actually, होता क्या है? फाइट एंड फ्लाइट, ओके. और मतलब कुछ इजी वर्ड्स में अगर आप हमें बता देंगे क्या चीज क्या है?
Journal adaptation syndrome. Major cause of disease or stress. Okay. Journal adaptation syndrome is basically when you come across a stress, okay, so the body responds in a specific biological predictive pattern, ठीक है ना. बॉडी रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी ना स्ट्रेस को, तो जब बॉडी रिस्पॉन्ड करती है स्ट्रेस को तो एक स्पेसिफिक पैटर्न में रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है. और ये पैटर्न जो है ये हमें ऑलरेडी पता है, प्रिडिक्टेबल पैटर्न, ठीक है. इसको आप जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम कहते हैं. जब भी आपको कोई भी स्ट्रेस आता है तो हाउ योर बॉडी रिएक्ट्स एंड रिस्पॉन्ड्स टू दैट स्ट्रेस, दैट पैटर्न इज कॉल्ड जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम. कोई भी स्ट्रेस हो, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है, साइकोसोशल स्ट्रेस है, acute stress है, chronic stress है, use stress है, distress है, whatever stress is, ठीक है, the body will respond, and how the body will respond in a specific pattern. That specific pattern is called general adaptation syndrome. और आपके भी फ्रेंड ने मुझे बताया, हमने बता दिया फरियाल ने कि जी there are three phases of general adaptation syndrome: alarm, resistance and exhaustion. तो अलार्म के अंदर क्या होगा, रेजिस्टेंस के अंदर क्या होगा, एग्जॉक्शन के अंदर क्या होगा, जल्दी जल्दी से. Alarm, resistance and exhaustion. Alarm is fight and fright. Exactly. जब आपको लगता है कि जी स्ट्रेस आ गया है तो हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू दैट स्ट्रेस. फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, सिंपैथेटिक सिस्टम ओवर एक्टिवेट होगा, आपके स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होंगे, बॉडी के जितने रिसोर्सेज हैं जिन्होंने उस स्ट्रेस से लड़ना है जाके, ठीक है, वो जल्दी जल्दी मोबिलाइज होना शुरू हो जाएंगे एक जगह पर, ठीक है. जहां पहले जहां जहां वो स्टोर थे वहां से वो मोबिलाइज होंगे. उसके बाद आता है रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस में क्या होता है, पैरासिम्पथेटिक. एक्यूट जब चीज होती है तो उस वक्त सिम्पथेटिक स्टिमुलेशन होती है, लेकिन जैसे जैसे वो चीज प्रोलॉन्ग करती है तो हमें पता है कि हमारा जो है पैरासिम्पथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है. और हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस हैं वो वैसी की वैसी हैं. हार्ट रेट भी बढ़ा हुआ है, ब्लड शुगर भी बढ़ी हुई है, रिस्पिरेटरी सिस्टम भी जो है, रिस्पिरेटरी रेट भी आपका बढ़ा हुआ होता है. तो ये सारी चीजें चल रही होती हैं, ठीक है. नॉर्मेलिटी की तरफ तो आप आते हैं, लेकिन साथ साथ बॉडी के अंदर वो सारी चीजें जो हैं वो एक बॉडी हाई अलर्ट पे ही होती है. एंड व्हाट हैपेंस इन एग्जॉस्शन. एग्जॉस्शन ऑफ रिसोर्सेज. एग्जैक्टली. रिसोर्सेज जितने भी आपके थे, जो स्ट्रेस से आपने फाइट करना था, ठीक है, अब वो सारे रिसोर्सेज यूज हो गए. और जब आप एग्जॉस्ट होंगे तो फिर क्या होगा कि आप जो हैं, आपकी रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं, आपकी कैपेबिलिटी खत्म हो गई है, लेकिन सिचुएशनल डिमांड बढ़ी हुई है, ठीक है. तो वो उसकी वजह से क्या हुआ कि बंदा जो है वो बिल्कुल फिर उसकी परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगी, बिल्कुल नीचे चली जाएगी, ठीक है. उसकी हेल्थ पे भी इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा. और जैसा हम पढ़ चुके हैं there are different effects of health, of stress on the health. जितने भी हमारे बॉडी सिस्टम्स हैं उन सब के ऊपर जो होता है वो डिफरेंट तरीके से स्ट्रेस जो है वो लेके आती है सिम्टम्स, ठीक है. सो ये आप सब कुछ देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं. हमने सिर्फ इसको थोड़ा सा, मैं चाह रही थी कि आप एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लें ताकि जब हम इसके एंड पे जाएं तो देखें कि हमने स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, तो आपकी थोड़ी सी ये रीकैप हो जाए सारी चीज़ों का, ठीक है. ओके. सो यहाँ से हमने आगे फर्दर कंटिन्यू करना था. सो इट्स द होम्स एंड लाइफ स्ट्रेस स्केल, ठीक है. लाइफ स्ट्रेस स्केल है. अब ये स्केल आपके सामने है जिसमें डिफरेंट इवेंट्स लिखे हुए हैं और साथ एक वैल्यूज लिखी हुई है जिनको आप लाइफ चेंजिंग यूनिट कहते हैं, ठीक है. लाइफ चेंजिंग यूनिट, ये जो वैल्यू है इसको एलसीयू भी कहा जाता है, जिसको लाइफ चेंजिंग यूनिट कहते हैं. सो हमने इसको वैल्यू दे दी है. फॉर एग्जांपल अगर एक किसी की स्पाउस या पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसकी वैल्यू 100 है, ठीक है. यानी कि ये बहुत बड़ा इवेंट है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कॉजिंग इवेंट होता है, ठीक है. इसी तरह से अगर आप देखें कि डिवोर्स किसी की होती है तो 73 इसकी वैल्यू है. मैरिटल सेपरेशन 65, ठीक है. इस तरह से जेल किसी को हो जाती है तो 63, पर्सनल इंजरी हो जाती है 53. और मैरिज, मैरिज जो कि हम समझते हैं कि जी अच्छा ये बड़ा एक लाइफ चेंजिंग इवेंट तो है ना मैरिज, और ये स्ट्रेस भी लेके आता है. अगर फीमेल है तो उसके लिए भी स्ट्रेस है, उसको अपना घर छोड़ना है, हो सकता है उसको अपनी
अपना करियर भी एट टाइम्स लड़कियों को करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, ठीक है, नए घर जाना है और फिर हस्बैंड के साथ डीलिंग करनी है, इन लॉज के साथ डीलिंग करनी है। नो नो नो, दीज वैल्यूज आर द सेम। ये तो सारी वैल्यूज एक जैसी हैं, ठीक है, इन वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। ये तो मैंने बना दिए हैं कि जी ये वैल्यूज हैं, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस तो आता ही आता है। अब वो यूज स्ट्रेस की फॉर्म में आ रहा है या वो डिस्ट्रेस की फॉर्म में आ रहा है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। डेथ ऑफ अ स्पाउस जो इट इज ऑलवेज डिस्ट्रेस, ये कभी भी यूज स्ट्रेस तो नहीं हो सकता ना, किसी के स्पाउस की डेथ हो जाए, ठीक है। इसी तरह से डिवोर्स में कोई बहुत अच्छा इवेंट नहीं है, बेशक आप खुशी से भी लेते हैं, अगर आप बहुत तंग हैं और आप खुशी से ले रहे हैं, स्टिल इट इज कॉजिंग यू स्ट्रेस, ठीक है। मैरिज जो है इसको इसलिए 50 रखा गया है क्योंकि ये 50-50 है ना, प्लस माइनस दोनों है। अगर आपकी लव मैरिज भी हो रही है तो स्टिल देयर इज अ स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस फिर भी आएगा। अगर आपकी पसंद की शादी है फिर भी स्ट्रेस आएगा, दोनों पे, मेल पे भी आएगा, फीमेल पे भी आएगा, ठीक है। इस तरह से अगर किसी को प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी इज अ लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर अ वुमन, ठीक है। मेल के लिए शायद ये नहीं है क्योंकि उसने सिर्फ देखना है कि क्या हो रहा है, लेकिन जो फीमेल है उसकी बॉडी में चेंजेस आ रही हैं, उसकी हेल्थ अफेक्ट भी हो रही है, ठीक है, उसकी बाकी चीजें भी इफेक्ट हो रही हैं, ठीक है। ऑल्दो इट इज अ हैप्पी इवेंट बट स्टिल देयर इज स्ट्रेस गोइंग ऑन। फिर उसके बाद 9 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है वो भी स्ट्रेस लेके आएगा, ठीक है। सो ये सारी चीजें जो होती हैं ये वैल्यूज सेम रहती हैं, ये वैल्यूज कभी भी चेंज नहीं होंगी। अब आपने देखना ये है कि आपने ये कैलकुलेट करना है कि अगर एक if a person has a score of more than 300 in 1 year, ठीक है, that person is at risk of going into depression and having other effects on the different body systems due to the stress. For example, अगर एक बंदा है जिसकी स्पाउस की डेथ हो गई है, ठीक है, तो 100 तो आप उसको वहीं दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फायर्ड फ्रॉम वर्क हो गया, आप इसके अंदर डेथ भी हो गई और जॉब भी चली गई, 100 + 47 147 हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देख लेंगे जी फाइनेंशियल स्टेटस के अंदर चेंज आ गया, 38 कर दें, 100 + 48 + 38 47 + 38 कर दें, ठीक है। तो इस तरह से अगर एक साल के अंदर इतनी सारी ढेर सारी चीजें हो जाएंगी, उसका स्कोर विद इन 1 year 300 सक्सीड कर जाए, ठीक है, तो दैट मीन्स कि दैट पर्सन इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग ऑल द इश्यूज दैट कैन बी रिलेटेड टू स्ट्रेस। जितने भी स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं जो हम पढ़ चुके हैं अपने पहले, ठीक है, वो सब उसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। सो मोर देन 300 का स्कोर होना चाहिए इन 1 year। तो आपके पास सामने ये स्केल है और आप देख सकते हैं कि किस चीज की क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है, ओके। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाउ विल यू नाउ मैनेज द स्ट्रेस? एक तो ये चीज याद रखनी है कि यू नीड टू अनलोड द स्ट्रेस। अब वो अनलोड आप कैसे करेंगे? स्ट्रेस तो आनी आनी है, ठीक है, ये सारी चीजें जो हम देख चुके हैं ये होती हैं, और बाकी हमने देखा है कि हमारी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस भी आती है, हमारी साइकोसोशल स्ट्रेस भी आती है। तो हमने किस तरह से इसको अनलोड करना है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाउ यू करंटली कोप विद स्ट्रेस। तो हाउ एवरी वन ऑफ यू करंटली कोप विद स्ट्रेस। कोई भी स्ट्रेस आपके ऊपर आता है तो आप कोपिंग स्ट्रेटजीज आपकी क्या होती हैं? हाउ डू यू कोप विद दैट स्ट्रेस? क्या क्या करते हैं? कोई परेशानी आ गई है, सो क्या करेंगे उसके अंदर, उस परेशानी के अंदर किस तरह से आप उसको डील करते हैं? किसी भी तरह की पर्सनल लाइफ में है, फैमिली में है, एकेडमिक्स से रिलेटेड है, सो हाउ डू यू डील विद दोज प्रॉब्लम्स? नॉर्मली आपकी क्या कोपिंग स्ट्रेटजीज होती हैं? जी, क्राइंग, ओके, ठीक है, और इसके अलावा शेयर विद अदर्स, ठीक है, टॉक विद क्लोज वंस, हाँ हाँ, दुआ, ठीक है, therapy, what kind of therapy you take? What kind of therapy you take? मैं आपसे पूछ रही हूँ जो आप एक्चुअली करते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि जो आइडियल है, आप वो क्या करते हैं? आपने कहा जी हम रो लेते हैं उसके ऊपर, अच्छा, किसी ने कहा हम किसी से बात कर लेते हैं, बट हर बात आप किसी से कर भी नहीं सकते। रिलैक्सिंग थेरेपी कौन सी आप करते हैं? टीवी देख लिया, मूवी देख ली, दिस इज अ रिलैक्सिंग थेरेपी।
नमाज पढ़ ली, दुआ कर ली अल्लाह ताला से। और इसके अलावा कुछ लोग जब स्ट्रेस होता है तो बहुत खाते हैं, उनकी की जो ईटिंग का जो साइकिल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे ही है ईटिंग, शाइस्ता ने कहा है कि ईटिंग, स्लीपिंग इट ऑफ, सो गए, बस कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस चीज को कैसे रिजॉल्व करना है, तो छोड़ दिया और सो गए। ओके, गो आउट फॉर अ वॉक, लिसनिंग टू म्यूजिक, बिल्कुल सही है, ठीक है। और वॉइस किधर है? वॉइस को स्ट्रेस होता ही नहीं है, वो बॉयज अभी भी साइन इन करके इधर उधर गायब है, प्लेइंग गेम्स, सूट्स वेल, नहीं होता। ठीक है, तो आपका आप एक बंदा कह रहा है नहीं होता, जिम चले जाते हैं, बैठ जाता हूँ रूम में, ग्रेट, ठीक है। तो कुछ लोगों ने कोई हेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजीज बताई हैं, कुछ ने बताई हैं जो नेगेटिव कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं, जो कि एक्चुअली हमें नहीं करनी चाहिए। राइटिंग डाउन माई फीलिंग्स ऑल्सो वर्क्स, दैट्स ट्रू, ठीक है, सैड स्टेटस लगा देते हैं ताकि बाकी सबको पता चल जाए, ठीक है। ज्यादा खाते हैं, अगले दिन का भी खा जाते हैं, बिल्कुल सही है, ओके। सो ये जो आप लोग कह रहे हैं ना कि ज्यादा खाते हैं, ओके, सो लोग बिंज ईटिंग करते हैं, बिंज ड्रिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा खा लिया, ठीक है, खाते रहे, क्योंकि वो अपने माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, लोग जो है कई दफा जब स्ट्रेस का एलिमेंट होता है तो वो टीवी के सामने बैठ जाते हैं, बस बेवकूफों की तरह, बेमकसद पर्पसलेसली टीवी देखते रहेंगे, चैनल चेंज करते रहेंगे, कंप्यूटर पे बैठे रहेंगे, बिकॉज दे वांट टू डाइवर्ट देयर माइंड, ठीक है। एट टाइम्स पीपल विथड्रॉ फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड एक्टिविटीज, अलग, जैसे किसी का रूम में बैठ जाते हैं, अकेले रूम में बैठ जाते हैं, तो सबसे अलग थलग रहना चाहते हैं, ठीक है। सम पीपल टेक ड्रग्स टू रिलैक्स, पीपल्स ले लिए, नींद नहीं आ रही है तो नींद की दवाई खा ली, तो रिलैक्सेंट ले ली, ठीक है। सोना, बहुत ज्यादा सोना शुरू कर दिया। प्रोक्रेस्टिनेटिंग यानी कि डिलेइंग थिंग्स, आपने कोई काम करना है, आपकी डेडलाइन है और जिसकी वजह से आप स्ट्रेस्ड हैं, लेकिन आपसे वो हो भी नहीं रहे काम, और आप क्या करते हैं, उसको डिले करते जाते हैं, अच्छा ये मैं बाद में कर लूंगा, अच्छा कल कर लूंगा, कल रात को करूंगा, अगले दिन कर लूंगा, परसों कर लूंगा, सो दिस इज व्हाट वी डू, ठीक है। और इधर और यू गेट एंग्री, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, यू गेट इरिटेटेड एंड यू टेक आउट योर स्ट्रेस ऑन अदर्स, so these are some unhealthy ways of coping with stress, ठीक है। हम, और yes, हम सब कर रहे होते हैं, okay, now we want to wipe this stress off, we want to get rid of the stress, तो हमें क्या करना है, all the stress is always there and it will always be there, ये आएगी, हर तरह से स्ट्रेस आता रहेगा, ये तो होगा नहीं कि स्ट्रेस फ्री लाइफ हो। so what are the healthy coping ways to cope with the stress, okay? So dealing with stressful situations, the 4 A's, remember the 4 A's, ठीक है। दो चीजें हैं, either you change the situation और ये you change your reaction, दो काम आप कर सकते हैं ना। स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, ठीक है, या तो आप सिचुएशन को चेंज करते हैं अगर आप कर सकते हैं, और अगर आप सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, इट्स नॉट इन योर कंट्रोल, व्हाट कैन यू डू इज यू कैन चेंज योर रिएक्शन टू दैट, ठीक है। कई दफा ये होता है कि हम अगर अपना रिएक्शन ही चेंज करते हैं तो क्या होगा कि वो स्ट्रेस तो वही रहेगा, लेकिन इट वॉन्ट कॉज अस स्ट्रेस और इट वॉन्ट कॉज अस डिस्ट्रेस, ठीक है, इट वॉन्ट कॉज अस डिस्ट्रेस, ठीक है। जब हम वर्ड यूज करते हैं स्ट्रेस का तो उसका मतलब ये होता है, जो एक लेमैन उसका मतलब या ये परसीव करता है कि जी ये बुरी चीज है, लेकिन हमें एज मेडिकल पर्सनल हमें ये पता है कि जी डिस्ट्रेस इज बैड, whereas you stress is good, ठीक है। So number one, change the situation, and number two, change your reaction. If the situation is your control, change it. अगर आपके कंट्रोल में है वो सिचुएशन, आप चेंज कर सकते हैं, कर दें ताकि स्ट्रेस खत्म हो जाए। और अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोरोना इज नॉट इन आवर कंट्रोल, ठीक है, वी आर फोर्स्ड टू लिव इनसाइड, ठीक है, हम नहीं बाहर जा पा रहे, हम नहीं कोई काम कर पा रहे, हम अपनी रूटीन में वापस नहीं जा पा रहे, ठीक है, इट्स अनकंट्रोलेबल, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू इज, बट इट वाज कॉजिंग अस डिस्ट्रेस, व्हाट कैन वी डू इज वी कैन चेंज आवर रिएक्शन, ठीक है, हम अपने रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं, जो कि इस सिचुएशन में हमने करना है, ठीक है। तो जब आप सिचुएशन चेंज करते हैं तो हाउ वुड यू एक्चुअली चेंज द सिचुएशन, यू ईदर अवॉइड द स्ट्रेसर और यू ऑल्टर द स्ट्रेसर, ठीक है। वन बाय वन इसको देखते हैं।
और जब चेंज रिएक्शन की बात की जाती है तो फिर आप क्या करते हैं, इधर यू अडेप्ट टू दैट स्ट्रेसर एंड एक्सेप्ट दैट स्ट्रेसर कि वो है, जब है तो फिर उस चीज को आगे कैसे लेके चलना है, ठीक है। ओके, सो इधर अवॉइड और ऑल्टर। जब हम बात करते हैं चेंज द सिचुएशन, तो चेंज द सिचुएशन ये है, ये चेंज में आपने अवॉइड करनी है या और उसको थोड़ा सा चेंज कर देना है। अवॉइड में क्या करेंगे कि लर्न हाउ टू से नो। एट टाइम्स हम बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं मुरवत में आके हर इंसान को यस करते जाते हैं, हम कुछ लोग लिमिट्स भी क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन हम जो है वो सिर्फ एक अच्छे बनने के चक्कर में जो है यस यस करते जाते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर एंड लर्न हाउ टू से नो, कि आपकी कुछ लिमिट्स हैं जो आपने बनानी है, कुछ बाउंड्रीज हैं जो आपने सेट करनी है, ठीक है, और उस बाउंड्री को किसी को क्रॉस नहीं करने देना, ठीक है, और आपने वहां पर नो का एक बोर्ड लगा देना है, साइन बोर्ड, कि नहीं इससे आगे मैं इस चीज को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है। अवॉइड पीपल टू स्ट्रेस यू आउट, कोशिश करें उन लोगों से दूर रहें, ठीक है। अपने एनवायरनमेंट, जिस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को उस पर कंट्रोल रखें। जो हॉट बटन टॉपिक्स हैं, आपको लगता है कि नहीं, इस बात पे मेरी किसी से लड़ाई हो सकती है, ठीक है, तो आप उस टॉपिक को अवॉइड करें, ठीक है। एंड पेयर डाउन योर टू डू लिस्ट, पेयर डाउन मीन्स रिड्यूस, मेक द टू लिस्ट कंसाइज, छोटी कर लें। अपनी जो टू डू लिस्ट होती है ना, जब हम हमेशा बनाते हैं, जैसे आज मैं सुबह जब आ रही थी, तो सुबह निकलने से पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई कि अच्छा आज मैंने ये काम करने हैं, ठीक है। तो एट टाइम्स हमारी लिस्ट बड़ी लंबी होती है जो कि हमें स्ट्रेस कॉज कर रही होती है, सो आप उसको और कंसाइज कर देंगे, अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने ये करनी है वो ये है, ठीक है। सो पेयर डाउन योर टू डू लिस्ट, so this is how can you avoid unnecessary stress, at times we are taking unnecessary stress, कुछ ऐसे स्ट्रेसेस हैं कि जो शायद हम अवॉइड कर सकते हैं, बट हम हमारी नेचर ऐसी होती है कि हम वो भी ले रहे होते हैं, ठीक है। ओके, नाउ सेकंड इज ऑल्टर द सिचुएशन, ठीक है। अब ऑल्टर सिचुएशन कैसे की जा सकती है, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स इंस्टेड ऑफ बॉटलिंग देम अप। जो चीज़ें आपको तंग कर रही हैं उनके बारे में बात करें, जैसा आप में से किसी ने कहा कि जी मैं दूसरों से बात कर लेता हूँ उसके बारे में जो मुझे चीज़ तंग कर रही होती है, लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बात नहीं करते और वो अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं, अंदर ही बातें रख के कि अच्छा ये बात बड़ी गलत हो गई, ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे नहीं होना चाहिए था। तो इट्स बेटर टॉक अबाउट योर फीलिंग्स, वेंट करें, ठीक है, बात करें, ठीक है। और हर चीज़ जुगते मारना शुरू कर देते हैं, ओके, ठीक है, मतलब ये आपका एक तरीका है ना, कुछ अपनी जो है अपनी बुरी फीलिंग्स को वेंट आउट करने का, ठीक है। तो बी विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, कुछ कॉम्प्रोमाइजेज आपको करने पड़ते हैं, ये नहीं होता है कि हर चीज आपकी मर्जी से हो जाए, ठीक है। सो हमेशा ये बात याद रखें कि विन विन सिचुएशन चाहिए होती है, कुछ कॉम्प्रोमाइजेज लोगों को करने पड़ते हैं, ठीक है। बी मोर असर्टिव का मतलब ये है कि यू नीड टू बी मोर प्रैक्टिकल, ठीक है, और मोर मैनेजेबल, इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश करें कि आप प्रैक्टिकली जो है जो इम्पोर्टेंट है और आप कर सकते हैं। एंड मैनेज योर टाइम बेटर, एट टाइम्स हम बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, डिले करते जाते हैं चीज़ों को, और बिल्कुल एंड टाइम पे जब सर पे एक चीज़ खड़ी हो जाती है, डेडलाइन खड़ी होती है, तब हमें एक डिस्ट्रेस समझ हो जाता है कि अब तो हम कर ही नहीं सकते। सो इट्स बेटर to alter that situation that is causing your stress, ठीक है। So this is how you can change the stress, change the situation, ये दो चीजें जिससे आप जो स्ट्रेस को चेंज कर सकते हैं, either avoid the unnecessary stress and number two is alter the stress, alter the situation, so ये two A's तो ये हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि if the stress or if the situation is uncontrollable then how we can change our reaction। अब अपने reaction कैसे change करना है, either you adapt to that stressor, adapt to that stressor मतलब ये कि looking at the bigger picture, ठीक है। अब बिगर पिक्चर क्या है, ऐसा कोरोना की आप बता सकते हैं कि जी हम फंसे हुए हैं घरों के अंदर, और लेकिन इसकी बिग पिक्चर क्या है, अगर आप एक होलिस्टिक व्यू देखें तो व्हाट इज द बिगर पिक्चर, आपको इसकी पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या नजर आ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स आपको नजर आते हैं इस सिचुएशन के, बॉन्डिंग विद द फैमिली, एग्जैक्टली नंबर वन चीज सबसे इम्पोर्टेंट। हम पहले काफी दूर दूर थे अपने बहन भाइयों से, अपने पेरेंट्स से, लेकिन क्योंकि अब हमें इकट्ठा काफी देर के लिए रहना पड़ रहा है, ठीक है, तो हमारी बॉन्डिंग बढ़ रही है। और इसके अलावा क्या हो रहा है, आइसोलेशन इज हेल्पिंग प्रिवेंट मोर डेथ्स, एग्जैक्टली हम दूसरों को हेल्प कर रहे हैं, लेस पोल्यूशन हो गया है, ठीक है। और इसके अलावा हम अल्लाह की तरफ हम ज्यादा चले गए हैं,
ठीक है, आप मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप में से जो लोग पहले शायद नमाज ना पढ़ते हो सकता है उन्होंने नमाज पढ़नी शुरू कर दी हो सकता है जो लोग पहले दुआ नहीं मांगते थे उन्होंने भी दुआ मांगनी शुरू कर दी हो। ठीक है, तो लुक एट द बिगर पिक्चर कि हम इस सारी चीज़ के साथ इस इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बाद जो है इसकी होलिस्टिक व्यू में हमें क्या क्या पॉजिटिविटी नज़र आ रही है और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो जब यू कैन नॉट कंट्रोल द सिचुएशन यू कैन अडेप्ट टू दैट सिचुएशन, और ये हम अडेप्टेशन कर रहे हैं। ठीक है, ओके, एक्सेप्ट द थिंग्स दैट यू कैन नॉट चेंज, अडेप्ट एंड एक्सेप्ट। ठीक है, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कंट्रोल में नहीं होता टेस्ट की डिफिकल्टी तो आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें क्योंकि वो कंट्रोल आपके हाथ में आना ही नहीं है। ठीक है, मैं आपको पहले भी बताया था क्लास के अंदर कि ये वो चीज़ें हैं कि जो अननेसेसरी हैं आपके लिए, आपको इस बारे में पता है कि भाई टेस्ट की डिफिकल्टी जो होती है ना वो आपके कंट्रोल में नहीं होती, सो उसके ऊपर फोकस करना बंद कर दें। ठीक है, और अपनी फीलिंग्स को शेयर करें और फॉरगिव करना शुरू करें लोगों को। ठीक है, हम इतने ज़्यादा क्या कहते हैं हार्ड हार्टेड हो गए हैं। ठीक है, कि हम लोगों को बख्शते नहीं हैं, छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, कोई किसी से गलती हो जाती थी तो हम जो है वो कहते थे नहीं इसने मेरे साथ ऐसा किया क्यों है, इसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। व्हाट इज हैपनिंग इज कि जब से ये चीज़ शुरू हुई है, ठीक है, जब से आपने हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली अल्लाह की तरफ रुजू भी किया होगा या आपने सब चीज़ों को छोड़ दिया होगा कि दिस इज नॉट इन माई कंट्रोल, व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग अबाउट इट। ठीक है, तो फिर आपका दिल नरम पड़ता है एंड यू स्टार्ट टू लर्न टू फॉरगिव अदर्स कि जो उनकी गलतियां छोटी छोटी हैं, जब आप अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे होते हैं तो हम कितने गुनाहगार हैं, अल्लाह ताला से कहते हैं अल्लाह हमें माफ़ कर दे। ठीक है, हम इतने गुनाहगार हैं, हम जब माफ़ी मांगते हैं ठीक है तो देन वी लर्न एंड वी थिंक अबाउट के जो दूसरे लोग हैं जब वो गलतियां करते हैं तो हमें उन्हें भी माफ़ कर देना चाहिए। ठीक है, तो जब आप इस तरह सोचना शुरू करेंगे तो आपको ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो होती है ये कम स्ट्रेस कॉज करेगी, कम डिस्ट्रेस कॉज करेगी। हो सकता है कि ये स्ट्रेस में बदल जाए, आपको मोटिवेट करे और ऐसे काम करने पे कि जो आपने पूरी जिंदगी में किया ही नहीं, और हो सकता है कि अब आप करना चाहें क्योंकि आपको पता चला है कि लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, सो मैं क्या छोटी छोटी चीज़ों पे स्ट्रेस आउट हो रहा हूँ। ठीक है, मैं क्यों इस तरह कर रहा हूँ, मुझे तो मेरे मेरे पास तो और बहुत चीज़ें अच्छी चीज़ें करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू accept that stress and you change your response and reaction to that stress. ठीक है, so remember the 4 A's. um, number 1, avoid the unnecessary stress. इसको हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है कि इधर यू चेंज द सिचुएशन, और चेंज आप कैसे कर सकते हैं कि यू अवॉइड द अननेसेसरी स्ट्रेस एंड यू अडेप्ट alter the situation. ठीक है, and number 2, if the stress is not controllable you can change your reaction, और reaction में कैसे है कि adapt to that stressor and accept the things that you cannot change. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी। ठीक है, एक और चीज़ जो है जो आपकी बुक में मेंशन की गई है मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ कि देयर इज वन थिंग विच इज कॉल्ड हार्डीनेस. So hardiness is a quality which is usually present in people who doesn't take stress much. ठीक है, स्ट्रेस उनके ऊपर भी उतना ही आता है। ठीक है, मतलब लेट्स से एक ए पर्सन ए है एंड पर्सन बी है। ठीक है, दोनों को हम इक्वल अमाउंट का स्ट्रेस देते हैं। ठीक है, ए जो है वो डिस्ट्रेस में चला जाता है और वो बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाती हैं, सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो बी है ठीक है उसको भी हालांकि उतने ही लेवल का स्ट्रेस मिल रहा है लेकिन वो उसके साथ कोप करता है स्ट्रेस में भी। उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि उसके अंदर जो बी है उसके अंदर एक क्वालिटी होगी जिसको हम कहते हैं हार्डीनेस. सो हार्डीनेस हेल्प्स पीपल टू कम cope with that stress in a good way. और हार्डीनेस जो है इसके अंदर 3 C's हैं. सी फॉर कैट. ठीक है, तो 3 C's हैं. वो क्या करते हैं ये लोग हार्डीनेस वाले कि दे टेक द स्ट्रेस एज अ चैलेंज टू डू समथिंग. ठीक है, दे टेक द स्ट्रेस एज अ चैलेंज. सो 1 C इज चैलेंज. ठीक है, दे डोंट टेक द स्ट्रेस और द चेंज एज अ थ्रेट बट दे टेक इट एज अ चैलेंज कि जी मैंने इसके साथ डील करना है. ठीक है, तो जब आप अगर हम इस सिचुएशन को एज अ चैलेंज लें कि हमने कैसे इस टाइम पीरियड को यूजफुल बनाना है बजाय ये कि हम वेस्ट करते रहें, घर पड़े सोए में हैं, कुछ नहीं कर रहे या गिलते पड़ते हैं, हम सुबह ऑनलाइन हो जाते हैं और क्लास अटेंड कर लेते हैं और इसके अलावा हम कोई भी फ्रूटफुल काम नहीं कर पा रहे इस पूरे टाइम पे.
जो कि हम कर सकते हैं, बहुत से काम हम कर सकते हैं, लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं, तो पर्सनल डेवलपमेंट की ग्रोथ के लिए कोई भी एक्टिविटी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इस चेंज को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो हम स्ट्रेस्ड आउट नहीं होंगे, हम लगेगा कि ये भी एक अपॉर्चुनिटी है टू लर्न एंड ग्रो। ठीक है। नंबर 2C इज कंट्रोल ओवर वंस लाइफ। सो यू टेक कंट्रोल। ठीक है, जो हम अभी पहले बात कर चुके हैं कि हाउ यू टेक कंट्रोल। ठीक है, इधर अडेप्ट एंड क्या कहते हैं, ऑल्टर। अच्छा, और उसके बाद थर्ड है कमिटमेंट टू सेल्फ, वर्क एंड फैमिली। तो आप फोकस अपना रखते हैं अल्टीमेट गोल पे। आपका अल्टीमेट गोल क्या है इस लाइफ का? ठीक है, आपका पर्पस क्या है? जब व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर द पर्पस ऑफ योरसेल्फ, ठीक है, देन दिस स्ट्रेस डजंट मैटर। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं कि व्हाट इज माय पर्पस इन दिस लाइफ। ठीक है, मुझे क्यों पैदा किया गया, ठीक है, और मेरा क्या पर्पस था यहाँ इस दुनिया में आने का। आपकी क्या कमिटमेंट है, आपकी क्या ड्यूटीज है टुवर्ड्स फैमिली, आपकी क्या कमिटमेंट है टुवर्ड्स सोसाइटी, आपकी क्या कमिटमेंट है टुवर्ड्स सेल्फ। ठीक है, तो जब आप ये तीन चीजें देखना शुरू करते हैं, इन पर फोकस करना शुरू करते हैं, तो बाकी जितने स्ट्रेसेस हैं वो खत्म हो जाते हैं। दे आर प्रेजेंट बट दे डू नॉट अफेक्ट यू। ठीक है, सो रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है जी। सो आप ढेर सारी बातें मुझे बता चुके हैं, मेरे ख्याल है ये तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगी कि और आप क्या कर सकते हैं। गो फॉर अ वॉक, स्पेंड टाइम इन नेचर, कॉल अ गुड फ्रेंड। कई दफा आप किसी दोस्त से बात कर लेते हैं तो आपकी सारी स्ट्रेस निकल जाता है, टेंशन निकल जाती है। कुछ लोगों ने कहा कि जी आई लाइक टू राइट। ठीक है, राइट इन योर जर्नल, एक लॉन्ग बात ले लें, म्यूजिक सुने, कॉमेडी देख लें। सो दिस इज ऑल दीज थिंग्स जो होती हैं ये आपको मेडिटेट कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं कि जो एक जर्नली बताई जाती हैं। ठीक है, so we want to break up with the stress। ठीक है जी। so this was all about stress। अब हम इसमें कोई ऐसी चीज के जो आपको समझ ना आई हो तो मैं अभी जल्दी से रिपीट कर देती हूँ। फोर्थ सी इज कोहेरेंस। कोहेरेंस मीन्स, कोहेरेंस का मतलब ये होता है कि which things which are manageable, which are together। कोहेरेंस ये होती है ना कि आप ये चीजें इकट्ठी अलाइन हो जाएं। ठीक है, तो अलाइन जब हो जाती हैं तो वो कहते हैं कि जी कोहेरेंस एक्चुअली का मतलब ये है कि कुछ चीजें आपके इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में होती हैं आपके अंदर, और कुछ चीजें एक्सटर्नली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होती हैं। तो जब आप ये समझना शुरू करते हैं कि जी जो मेरा इंटरनल कंट्रोल है, ठीक है, इट इज it is aligned with the external environment, this is called coherence। ठीक है, सो ये फोर्थ सी इन्होंने बाद में ऐड किया इसके अंदर। पहले इसके अंदर 3C थे, चैलेंज, कंट्रोल, कमिटमेंट टू योरसेल्फ, द अदर 3C's, एंड द फोर्थ वन वाज कोहेरेंस के जो इसके अंदर ऐड हो गई। तो जब ये हार्डनेस की क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि जो स्ट्रेस है वो आपको तंग नहीं करेगा और वो डिस्ट्रेस में चेंज नहीं होगा, उल्टा वो यू स्ट्रेस में चेंज हो जाएगा, किसी भी तरह का स्ट्रेस। ओके, सो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो, किसी को भी नहीं है। कितने लोग हैं सब ऑनलाइन? 146 मेरे पास ऑनलाइन है और किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबरदस्त। अच्छा, उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट। मैंने आप में से सब मुझे पता चला था कि आप लोग चाह रहे थे कि जी मैं डिफेंस मैकेनिज्म्स आपको करवा दूं। ठीक है, सो डिफेंस मैकेनिज्म्स जो हैं वो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट आर दोस। ठीक है, लास्ट टाइम जो आपका आपकी जो क्लास है, आपसे सीनियर क्लास है, ठीक है, उनकी एग्जाम में जो प्रॉफ था उसके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म का एक क्वेश्चन आया था जो मेजोरिटी लोगों का गलत था। ठीक है जी। सो आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है डिफेंस मैकेनिज्म्स की? यस, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद डिफेंस मैकेनिज्म्स। क्या नजर आ रहा है इस पिक्चर में?
What do you see in this picture? हम्म, वो बताएगा कि आप इस पिक्चर में क्या देख पा रहे हैं. आपकी चैट मुझे नजर नहीं आ रही. Frightened, okay. Trying to frightened situation, yes. So people are, a girl is frightened. ठीक है, ये चीज एक्चुअली इसके अंदर नजर आ रही है. ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन डिफेंस देन? व्हेन यू आर फ्राइटेंड, यू ट्राई टू डिफेंड योरसेल्फ. ठीक है, प्रोटेक्ट योरसेल्फ, ऐसे ही है ना. You try to protect yourself from something. ठीक है, आपको डर लग रहा है, you are afraid of something and you try to protect yourself. ठीक है, to avoid it. Okay, so let's start with a story. So we'll have a story and then we'll have a definition of defense mechanism, looking into the purpose, then types, and then back to story, and then take on activity. Okay. So शुरू करते हैं. स्टोरी के पहले बारे में पहले देख लेते हैं कि स्टोरी क्या है. स्टोरी के अंदर अगर आपको नजर आ रहा है तो एक डॉक्टर है. ठीक है, एक नर्स है और एक पेशेंट है और एक जैनिटर है. ठीक है, ये चार लोग हैं जो इस स्टोरी का पार्ट है. ठीक है. ओके, सो अब आपने ये याद रखनी है क्योंकि ये एंड में आपसे पूछूंगी. So 22-year-old female patient is admitted with a hemoglobin of 5.1 milligram per deciliter. ठीक है, despite being prescribed iron supplements on her last visit. ठीक है, she did not use them and when she is asked by the duty nurse, she says, I don't have any illness of blood. ठीक है, सो 22-year-old फीमेल पेशेंट है. HP इज 5.1 मिलीग्राम पर डेसिलीटर. लास्ट विजिट पे जब वो आई तो उसको आयरन सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब किए गए. एंड व्हेन शी केम दिस विजिट, she was admitted and when she was asked why didn't she take the medicine, she said I don't have any illness of blood. ठीक है. Okay, so when the nurse tells her that she has anemia and she must use the iron supplements, she replies, since no one in our village uses these English medicines, so I also did not use them. ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन मार्क्स आपको नजर आ रही है यहाँ पर आपने एक डिफेंस मैकेनिज्म फिलअप करना होगा. ठीक है, सो रिमेंबर दिस थिंग. Later she starts disliking the nurse and tells her doctor that the nurse doesn't like her. She starts disliking the nurse क्योंकि नर्स से उसकी थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई है या नर्स को थोड़ी सी कहना चाहिए एक हार्ट टॉक हुई है. So he starts disliking the nurse and then further tells her doctor that the nurse doesn't like her. तो यहाँ पे एक डिफेंस मैकेनिज्म आएगा. Okay. The doctor admonishes the nurse, यानी कि doctor then gets harsh with the nurse and after a while the nurse starts scolding the sweeper for being inefficient. So यहाँ पे again एक defense mechanism आएगा. ठीक है. Okay. So अच्छा जी, वन इज डिनायल, सेकंड इज प्रोजेक्शन. ओके, लेट्स हैव अ लुक कि अब ये कौन कौन से हैं. सबको याद होगी स्टोरी, तो देखते हैं आगे क्या आता है. Um, so defend, what are defense mechanisms? Defense mechanisms are the psychological strategies, ठीक है, and they come from the unconscious part of mind and they are used by the individuals to cope with anxiety. So we know, if you remember, the terms ego, id and superego. किसी को याद है वो terms जो हमने पढ़ी नहीं है कि नहीं? हाँ जी.
याद है तो बता सकते हैं कि व्हाट वाज इड एंड ईगो एंड सुपर ईगो? तीन चीजें थी। इड क्या है, ईगो क्या है, सुपर ईगो क्या है? चलो एक मैं बता देती हूँ। इड wants everything to be, ego is the conscious part, greed, id is an instinct, ठीक है, ego is a conscious state, id is related to pleasure and id wants instant gratification, instant, फौरन से पहले उसको ग्रेटिफिकेशन चाहिए, उसे अपनी बात पूरी चाहिए होती हुई, ठीक है। एंड सुपर ईगो कम्स फ्रॉम द पेरेंट्स, comes from the parents, और what is super ego actually? आपने कहा इड जो है वो इंस्टिंक्ट है, ठीक है, अच्छी बुरी जो भी है वो चाहिए। ईगो जो है कॉन्शियस स्टेट में आती है, जो कि पैचअप कराती है, और सुपर ईगो जो आती है ये मॉरल बिहेवियर से रिलेटेड है, ठीक है। सो देयर ऑलवेज अ फाइट बिटवीन सुपर ईगो एंड इट, ठीक है ना, देयर ऑलवेज अ फाइट, मोरालिटी एग्जैक्टली, इट इज अनकॉन्शियस, ठीक है। सो देयर इज अ फाइट बिटवीन सुपर ईगो एंड इट, एंड ईगो इज द मीडिएटिंग फैक्टर। ईगो जो उन दोनों के दरमियान जो लड़ाई होती है उसको मीडिएट करने के चक्कर में रहता है, ठीक है। तो जब इड और सुपर ईगो की लड़ाई होती है तो उस वक्त ईगो जो काम कर रहे होते हैं, जो मीडिएशन का काम है, उसमें ऑब्वियसली जब दो बंदों के दरमियान लड़ाई हो रही है तो एंजाइटी तो आती है ना। तो एंजाइटी जो होती है वो एंजाइटी किस फॉर्म में, उस एंजाइटी को आपने कम करना है, वो डिफेंस मैकेनिज्म्स की फॉर्म में कम होते हैं, ठीक है। सो डिफेंस मैकेनिज्म्स बेसिकली are those mechanisms which try to reduce the anxiety which is caused by the fight between id and superego, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ओके, सो साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज है, हमने कह दिया अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड से आ रही हैं, दे आर यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स टू कोप विद एंजाइटी एंड दे आर कॉज्ड बाय अनकंफर्टेबल सिचुएशंस, ठीक है। जो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस हमने बात की अभी अभी, लड़ाई जो हो रही है इड और सुपर ईगो के दरमियान, जिसमें अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो जो एंजाइटी है वो अब एंजाइटी से कोप करना है और उसके लिए डिफेंस मैकेनिज्म सामने आते हैं, ठीक है। सो दे मेंटेन अ सोशली एक्सेप्टेबल सेल्फ इमेज, हमने अपना एक सेल्फ इमेज क्रिएट किया हुआ है तो हम उसको मेंटेन रखना चाहते हैं दूसरों के आगे, और ये करते क्या है कि ये डिफेंस मैकेनिज्म एट टाइम्स रियलिटी को भी डिस्टॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसा फॉर एग्जांपल हम डिनायल में चले जाएंगे, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म? सबसे पहले तो सेल्फ सिक्योरिटी, इसको आप एक निमोनिक से याद कर सकते हैं, सेफ, एसएम, सॉरी एसएम, ठीक है। सो सेल्फ सिक्योरिटी प्रोटेक्शन नंबर वन। फिर आप एंजाइटी की रिडक्शन चाहते हैं, ये भी इसका एक पर्पस है। देन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है एड और सुपर ईगो की लड़ाई की वजह से, लड़ाई हो रही है ना, तो जब लड़ाई होगी तो कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये सब कुछ माइंड के अंदर हो रहा है, ठीक है। एड कहती है मुझे अभी भी ये चीज चाहिए, सुपर ईगो कहती है कि नो नो नो, दिस इज इमोरल, ये नहीं किया जा सकता। अब कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है दिमाग के अंदर, ठीक है, मेंटली साइकोलॉजिकली। सो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में हम एक दरमियान का रास्ता निकालते हैं जो कि डिफेंस मैकेनिज्म की फॉर्म में आता है, ठीक है। और देन सेल्फ एस्टीम प्रोटेक्शन, जो हमने एक सोशली एक्सेप्टेबल इमेज अपना मेंटेन करना है, ठीक है, तो उसकी एस्टीम प्रोटेक्शन के लिए जो है वो भी ये इसका पर्पस है, ठीक है। सो सेम, सेल्फ सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, एंजाइटी रिडक्शन, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड देन esteem प्रोटेक्शन, सेल्फ esteem प्रोटेक्शन, ठीक है। Okay, so let's have a look on the different defense mechanisms. Number one is denial. Denial जो है आपको पता ही है कि कोई भी ऐसी painful situation हो जाए, so you want to avoid that painful aspect of the reality and you negate it. Yeah, this can't happen. ये नहीं हो सकता. This is something really painful to actually digest and face. So you just simply negate it कि ये है ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. आप उस चीज को सुनना नहीं चाहते, ठीक है, देखना नहीं चाहते उस पेनफुल रियलिटी को, सो आप डिनाइल में चले जाते हैं, ठीक है। सो वन इज डिनाइल। नंबर टू इज प्रोजेक्शन, okay, attributing one's own unacceptable feelings and thoughts to others. So if I am disliking someone, or I have some bad feelings for someone,
instead of accepting that I have bad feelings, I will say that the other person doesn't like me. For example, अगर एक टीचर है जिसने मुझे फेल कर दिया, ठीक है, और बजाय ये कि मैं एक्सेप्ट करूं कि हाँ जी मैंने पढ़ा नहीं और मेरी गलती थी या जो भी था, मैं ये कहता हूँ कि टीचर डजंट लाइक मी, दैट्स व्हाई ही और शी हैज फेल्ड मी, ठीक है, सो आई एम प्रोजेक्टिंग इट। फेल हो गई ना, तो फेल इज समथिंग व्हिच इज अ पेनफुल थिंग, पेनफुल रियलिटी, आई डोंट वांट टू फेस दैट पेनफुल रियलिटी। सो अब डिनायल में तो अब जब उसको फेस ना करने के चक्कर में व्हाट आई से कि एक्चुअली उस टीचर का ग्रज है, टीचर ग्रज रखता है मेरे साथ, इस वजह से उसने मुझे फेल किया, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि जो अपनी मेरी नेगेटिव फीलिंग्स थी वो मैंने उसके ऊपर डाल दी है, सो आई हैव प्रोजेक्टेड दैट ऑन द अदर पर्सन, ठीक है। दूसरों पर डाल देना, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट, ओके, सो प्रोजेक्शन के बारे में सबको समझ आ गई। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि डिस्प्लेसमेंट इज when you actually have some really bad feelings or you are angry at some due to someone and you are unable to display your anger to that somebody, what you do, you display your anger onto some less threatening target. For example, if your father gets angry with you, ठीक है, shouts at you, अब क्या होता है कि आप इन रिटर्न अपने फादर पे शाउट नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग टारगेट है, आप उनके ऊपर शाउट नहीं कर सकते। आप क्या करते हैं, अब आपको गुस्सा तो आ रहा है, तो आप क्या करेंगे कि आप जो लेस थ्रेटनिंग टारगेट है उसके ऊपर शाउट उल्टा करेंगे, ठीक है। आप अपने छोटे भाई को डांटेंगे, डांट आपको अपने अब्बू से पड़ती है, ठीक है, क्योंकि आप उनको डांट नहीं सकते, उनके ऊपर शाउट नहीं कर सकते, तो आप अपना गुस्सा किस तरह निकालते हैं कि आप अपने छोटे बहन भाइयों को डांट देते हैं, ठीक है। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस कर देना, जिसके ऊपर निकालना था उसके ऊपर निकाल नहीं सके तो आपने किसी और लेस थ्रेटनिंग बंदे पे निकाल दिया, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखें कि जी ऑफिस में क्या होता है कि बॉस शाउट करता है अपनी सेक्रेटरी पे, घर आके सेक्रेटरी क्या करती है कि वो शाउट करती है अपने हस्बैंड, वो अपना यहाँ वाला गुस्सा क्योंकि वो बॉस पे नहीं निकाल सकती, तो वो घर आके अपने हस्बैंड पे वो गुस्सा निकाल देती है या अपनी किसी मेड पे वो गुस्सा निकाल देती है या बच्चों पे गुस्सा निकाल देती है। सो यू आर शिफ्टिंग योर एग्रेसिव इम्पल्सेस टू अ मोर एक्सेप्टेबल और लेस थ्रेटनिंग टारगेट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज rationalization. Okay, so what you do, you have some specially approved explanations for your unacceptable attitudes or beliefs, ठीक है। कुछ बुरी चीजें होती हैं जो हमारे अंदर हैं, ठीक है, लेकिन हम उन बुरी चीजों को जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा करप्शन करता है, ठीक है, अब क्या होता है कि उसके अंदर जो उसकी सुपर ईगो है वो उसको बार बार तंग करती है कि तुमने गलत किया, तुमने गलत किया, तुमने गलत किया, तुमने गलत किया, ठीक है। सुपर ईगो विच इज जमीर, जमीर जिसको आप कहते हैं, ठीक है, तो दैट इज सुपर ईगो। तो अब क्या होता है कि वो क्या करता है कि वो अपने आप को, अपनी सुपर ईगो को जस्टिफिकेशन कैसे देता है कि ओके एवरीवन इज डूइंग इट अराउंड मी, सब कर रहे हैं, या ये एक नॉर्म है करने का। अब हमारे हमारे माइंड में चीज आ गई है कि जी अगर आप रिश्वत नहीं देंगे तो आपका काम नहीं होगा, सो वी नो दिस इज अ नॉर्म इन आवर सोसाइटी। सो ठीक है, तो अगर आपकी सुप्रीम जो आपको मना भी करती है कि ये काम मत करो, दिस इज रॉन्ग, सो यू give an explanation to your super ego that everyone is doing it and there is no other way to get your things done, that's why I'm doing it, so you are rationalizing your wrong actions, ठीक है, ठीक है। जैसा आई फेल्ड बिकॉज माई टीचर हेट्स मी, ठीक है, गलत बात कर दी ना। ओके, नेक्स्ट इज नाउ कमिंग टू द बैक टू द स्टोरी। सो अब आपकी बात आ गई है, ठीक है जी, ओके। सो यूरोन फीमेल पेशेंट वापस इसमें आते हैं। पेशेंट सेड के आई डोंट वांट, आई डोंट हैव एनी इलनेस ऑफ ब्लड। रैशनलाइजेशन इज नॉट क्लियर। रैशनलाइजेशन का मतलब ये है कि आप जो भी गलत काम कर रहे हैं आप उसकी एक जस्टिफिकेशन बनाते हैं, ठीक है, और वो जस्टिफिकेशन आप अपने आप को दे देते हैं।
और अपने आप को सुकून में ले आते हैं. दिस इज रैशनलाइजेशन. ठीक है, यू आर डूइंग एन ओवर स्पीडिंग ऑन मोटरवे. ठीक है, although you know this is wrong, your super ego is telling you this is wrong, don't do this. But actually what you, while you are doing this, you tell your super ego कि मेरे इर्द गिर्द जितने लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, वो सब कर रहे हैं. So this is something socially acceptable. Okay, so she said she doesn't have any illness of blood. इसमें कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म आता है, ये बताएं. She doesn't have any illness of blood. Anika and Mahanur says this is denial. Rabia Shasmeen, denial. और इसके अलावा कोई बता सकता है? She doesn't have an illness of blood, she says. इसवा भी यही कह रही हैं, सादिया भी यही कह रही है कि this is denial. और इसका क्या ख्याल है? Is this denial? Tasiha always say this is denial. Okay. I don't have any illness, this is denial. Okay. Coming to the next. When the sister tells her she has anemia, she says, since no one in our village uses this English medicine, so I also did not use them. इसमें क्या आता है, ये बताएं. rationalization. Everyone says rationalization. Boys में लगता सो गए हैं. ठीक है. अच्छा. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट था कि उसने कहा कि जी कोई, क्योंकि मेरे वहाँ विलेज में कोई नहीं लेता तो इसलिए मैंने भी नहीं ली. ठीक है. सो दिस इज रैशनल, जस्टिफाई कर लिया. ठीक है. ओके. उसके बाद क्या था कि she doesn't like the nurse, but she tells the doctor that the nurse doesn't like her. Projection. Okay, projection. Everyone says this is projection. Okay, ठीक है. यहाँ तक हम आ गए. Projection तक हम आ गए. Next is the doctor admonishes the nurse, and after a while, the nurse is scolding the sweeper for being inefficient. इसका क्या आंसर है? Displacement. Displacement. Agreed. ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है. So that was all about. अभी इसमें और रहते हैं, लेकिन आई गेस हमारे पास अभी टाइम नहीं है, कि ऑलरेडी 11. ठीक है. अभी ये कुछ थे. वाज दैट इजी टू अंडरस्टैंड, ये बताएं. इसमें कोई मुश्किल लगी, कुछ समझ नहीं आई कि नहीं नहीं ये तो मुश्किल था, मैंने भी समझ आ रहा. आई गेस आई एम टेकिंग क्लास ऑफ हार्डली लाइक मे बी 20 गर्ल्स, दैट्स इट. अच्छा, सो और भी डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं जो अभी हमारे पास टाइम नहीं है करने का. तो आप मुझे बता दीजिएगा, अपनी मुझे बता दें या फिर अपनी एसटीआर को बता दें, उस वक्त को बता दें. ठीक है, कि अगर और बाकी डिफेंस मैकेनिज्म्स भी करने हैं या वो आप कर लेंगे खुद से, व्हाटएवर यू लाइक. ठीक है, और जो भी टॉपिक्स आप रिवाइज करना चाहते हैं वो भी बता दें, ताकि हम फिर वो करने हैं. ओके, बाकी भी करवा दें. ओके, फिर वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो हूँ आपको बाकी डिफेंस मैकेनिज्म भी करवा दूंगी. आज कंप्लीट हो जाते, बट हमारा क्योंकि स्ट्रेस का थोड़ा सा पार्ट रहता था, तो इसलिए जो नहीं हो सकता. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज गिव लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, स्पेसिफाई द टॉपिक्स दैट यू वुड लाइक टू रिवाइज फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स. ठीक है, एंड गिव इट टू उस्मा, so that we should know that कौन से टॉपिक्स हमने रिवाइज करने हैं. डोंट टेल मी कि जी हमें सेक्शन ई रिवाइज करा दें, हमें सेक्शन सी रिवाइज कर दें. जस्ट स्पेसिफाई द टॉपिक्स, नाम बताइएगा मुझे. ठीक है, और ये आज ही लिस्ट मुझ तक पहुंच जानी चाहिए. ठीक है,
Thank you so much. I'll try to do the rest of the whatever you like. Not from the topics of section E, from the whole book, whatever you want to revise, आप बता दें जो भी आप पूरी बुक में से रिवाइज करना चाहते हैं, जो टॉपिक आपको नहीं आता, आपको समझ नहीं आएगी, यू वांट टू रिवाइज, सो वो आप लिस्ट बता दें हमें ताकि हम उसको रिवाइज कर सकें. नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी कि मैं आई गो विद द रेस्ट ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म्स एंड जो टॉपिक आप बताएंगे वो कर लेंगे. ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुश रहें और दूसरों के लिए भी दुआ करते रहें. अल्लाह हाफ़िज़.